ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मैन टूर मंगल पे। आज बहुत दिनों के बाद में मेरा वीडियो वापस से अपलोड होने वाला है, लगभग 3 से 4 महीने के बीच में। थोड़ा काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था, तो अब से हमारे जो वीडियो है वो रेगुलर आने वाले हैं और रोजाना आते रहेंगे। अभी देखो क्या है कि बोर्ड 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। मार्च 24 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक रिवीजन क्लास चलाई जाए, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बोर्ड के पर्पज़ से, उन सभी सवालों को इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आज का जो हमारा जो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से चैप्टर हमारे बोर्ड के अंदर हैं सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के, जैसे पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव वाला है, धारिता वाला है। तीसरा चैप्टर आ गया विद्युत धारा वाला हो गया। चौथा हो गया गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला, ये 4 चैप्टर है। पांचवा एक हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला हो गया 5। उसके बाद में किरण प्रकाशिकी की बात करें हम, और फिर उसके बाद में विकिरण तथा द्वैत प्रकृति वाला हो गया 7, और नाभिक हो गया 8, और उसके बाद में है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि अर्धचालक युक्ति का लास्ट वाला टॉपिक है। तो कुल मिलाकर के हमारे 9 चैप्टर है, और 9 चैप्टर में से ही अब की बार जो बोर्ड का पेपर बनेगा, पहले 14 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से 5 है वो कोरोना की वजह से हटा दिए गए हैं। अब जो 9 चैप्टर है उनके अंदर से भी यदि कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, प्रिपरेशन बिल्कुल भी फिजिक्स में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैं बात करूं लास्ट वाले जो 4 चैप्टर हैं, किरण प्रकाशिकी वाला हो गया आपका चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी वाला वो चैप्टर है 9 नंबर का। उसके बाद में एक चैप्टर है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति वाला, वो अकेला चैप्टर है, वो 6 नंबर का है। और उसके बाद में एक और चैप्टर है वो है नाभिक वाला, बहुत ही छोटा चैप्टर है, और ये भी छोटा चैप्टर ही है, और ये भी 6 नंबर का चैप्टर है। और उसके बाद में बात करें हम अर्धचालक युक्तियाँ, वो भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, और वो है आपका 8 नंबर का चैप्टर है। मतलब कुल मिलाकर के हम बात करें, इन 4 चैप्टर की बात करें, ये जो चारों चैप्टर है वो कुल मिलाकर के आपका जो वेटेज रखते हैं 56 का, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर 29 मार्क्स का वेटेज रखते हैं बच्चा। 29 बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है नंबर, ठीक है ना। और जो बाकी बचे हुए 27 नंबर का जो चैप्टर है वो है अपने 5 चैप्टर है। जैसे मैं बात करूँ विद्युत आवेश वाला हो गया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला हो गया। ये जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है वो चैप्टर लेंथी भी है, थोड़ा उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर टाइम भी आपको ज़्यादा लगता है, और वो 27 नंबर के ही है चैप्टर। 5 चैप्टर है 27 नंबर का, यानी कि एक चैप्टर आप मान के चलो 5.4 नंबर का, 5.4 नंबर यानी, ठीक है ना। और ये चैप्टर देखो 4 चैप्टर है वो 29 के हैं, मतलब आप मान के चलो एक जो चैप्टर है आपका वो 7 नंबर का है, मान के चलो। देखो 7 नंबर का एक एवरेज यदि अपन निकाला जाए तो, और बहुत ही छोटे चैप्टर है ये, आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। विकिरण द्वैत प्रकृति वाला और नाभिक वाला भी 2 दिन में आराम से कवर हो सकता है, और अर्धचालक युक्ति आपका 3 दिन में कवर हो सकता है, और आपका ये 3 से 4 दिन में कवर हो सकता है। यानी कि बिल्कुल भी यदि किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है अभी तक भी, तो बहुत अच्छा वो स्कोर कर सकता है। ये थोड़ी स्मार्ट स्टडी करे, किस तरीके से नंबर लाए जाए बोर्ड के पेपर के अंदर, ये प्लानिंग करके चलेगा, वो एक स्ट्रेटेजी लेकर के चलेगा, तो वो एक अच्छा स्कोर गेन कर सकता है, इसमें नो डाउट है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है वो। 29 यहाँ से 44 आपके भेजे जाते हैं, मान लिया कि आपके यहाँ से 40 भी भेज दिए जाते हैं, 41 भेज दिए, 29 और 40 आपके कितने हो गए, 70 नंबर। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ देते तो 100 में से 70 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कोई भी बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्टार्ट से बढ़ रहे हैं और जिनको अच्छा स्कोर करना है, जैसे फिजिक्स के अंदर 95 अबव लाने हैं, तो भी आराम से लाया जा सकता है। अभी आपके पास में 1 महीने का टाइम पड़ा है, 9 चैप्टर बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम छोटा सा सिलेबस है, और अब की बार जो बच्चों आपके पास में गोल्डन चांस है, ठीक है ना। ऐसा चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा आपको परसेंटेज बनाने का, क्योंकि देखो परसेंटेज आपका बनेगा तो आपका फायदा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, राजस्थान बोर्ड की एक स्कॉलरशिप भी होती है, एंस्पायर अवार्ड होता है, वो भी आपको बच्चा मिल सकता है। 1 साल का 80,000 रुपया मिलता है, 5 साल के लिए मिलता है 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप।
तो मतलब बच्चा आप 90% से अबव अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, अभी भी आपका कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी अच्छे से ज्ञान किया जा सकता है। तो बच्चा मैं आपके साथ में बना रहूँगा, ये आपके जो फिजिक्स के 9 चैप्टर है वो आपको जैसे जैसे मेरा वीडियो आता रहेगा, रोजाना में वीडियो हो सकता है किसी दिन लेट हो जाए तो वो अगले दिन आपका वीडियो आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको 9 चैप्टर इतने अच्छे से मैं करवा लूंगा, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जिसमें से आपका 80% पेपर फंसेगा, मतलब फंसेगा। इतना तजुर्बा मेरा कहता है कि आपका 80% यदि आप ये कर लेते हो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं क्लास में, तो आपका 80% यानी कि 56 का 80% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 42-43 नंबर हो गया आपका। ठीक है ना, तो आराम से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पहले चैप्टर के बेस पे है, उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चन को भी साथ में लेकर के चलने वाले हैं, जिससे आपको एक मोटे तौर पर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर बनता है। तो उसके अंदर जो बच्चा लोग, जो पहला हमारा जो सवाल है वो है विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। पहला सवाल है हमारा विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, और ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण धर्म है वो आपको आने चाहिए। अब देखो, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, मैं आपको एक, यदि आपके पास में कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो आप वहां पर एक लिख सकते हो, साथ साथ में एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको भी शॉर्ट नोट्स बनाना है इसके बेसिस पे, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विद्युत बल रेखा क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चा, आप ध्यान से सुनना कि विद्युत बल रेखा क्या होती है कि किसी धन आवेश को, ठीक है, धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर उस धन परीक्षण आवेश के द्वारा तय किए गए काल्पनिक मार्ग को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगला है इसके कोई 2 गुण लिखने हैं। 2 गुण की बात करें हम तो एक तो आप लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश के कारण बाहर की ओर होती है और विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे आपके पास में बेटा ये विद्युत बल रेखा है, ये इसके किसी भी बिंदु पर यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, जैसे मैंने ये स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, उस स्थान पर बताएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कभी भी 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो कॉपी के अंदर। कभी भी 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? देखो यहाँ पे देखो, कोई भी 2 विद्युत बल रेखा होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका जो रीजन होता है बेटा वो होता है कि यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक बल रेखा मैंने ये बना ली और एक बल रेखा मैंने ये बना ली, कि देखो यहाँ पर कट कर रही है, इस स्थान पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो 2 अलग अलग स्पर्श रेखा आएगी। एक स्पर्श रेखा तो आ रही है इस बल रेखा के लिए और एक स्पर्श रेखा इस बल रेखा के लिए भी आ जाएगी, ये वाली। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा मिलेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। एक ही स्थान पे 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती, दोनों का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा इसका। एक होता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप बनाने का मतलब यह है कि विद्युत बल रेखाएं जहां से निकलेगी वापस से उसके अंदर प्रवेश करनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाने के लिए आवश्यक होता है कि विद्युत बल रेखाएं जिस आवेश से निकलती है वापस से उसमें प्रवेश करे, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है ना। एक पॉइंट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी अचानक से नहीं टूटती है, मतलब सतत होती है, अचानक से टूट ही नहीं सकती। टूटने का मतलब तो ये हो गया कि इसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र अचानक से 0 हो गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सवाल इसके अंदर बनते हैं। अगला सवाल बेटा दे रखा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ को रखने पर
उस पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? ये 2014 के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा गया था। अगला सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? दो आवेशों का युग्म जिनका परिमाण समान हो तथा प्रकृति विपरीत हो और एक अल्पांश दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे जोड़े को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा पूछा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो विद्युत द्विध्रुव की यदि हम बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव में बेटा होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होंगे, एक आवेश होगा प्लस Q और एक आवेश होगा बेटा माइनस Q। क्लियर है? और दोनों के बीच की दूरी यदि आपको दे रखी है x, कोई भी दूरी x दे रखी है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि देखो ये भी है आवेश Q, ये भी है आवेश Q, दोनों आवेश क्या है? बराबर, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, इसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x है। तो इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा इसको हम P से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। P इज इक्वल टू कोई भी एक आवेश ले लो, Q इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी x का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से उसका गुणनफल कर लो, उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया अपने। ठीक है, विद्युत आवेश के कोई दो गुण लिखिए। विद्युत आवेश के बच्चा मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई है, उनमें से आपको कोई भी 2 प्रॉपर्टीज काम में लेनी है। जैसे हम काम में ले सकते हैं कि विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेश किसी भी निकाय का होता है, कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा आवेश संरक्षण, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं आवेश की निचरता, यानी कि आवेश का परिमाण होता है वो स्वतंत्र होता है, कभी भी बदलता नहीं है। आवेश रुका हुआ है तो भी उतना ही परिमाण रहेगा और आवेश गति कर रहा है तो भी उतना ही परिमाण रहेगा। अगला जो बच्चा जो सवाल है हमारा वो है आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? आवेश के क्वांटीकरण से मतलब होता है आवेशों का एक पैकेट, कि जब भी आवेशों का ट्रांसफर होगा वो एक पैकेट्स के रूप में होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक वस्तु है उसको आपको आवेश देना है तो कैसे दोगे आप? एक पैकेट आवेश का, पूरा एक पैकेट होगा आवेश का, 2 पैकेट दे सकते हो आवेश का, 3 पैकेट दे सकते हो, 4 पैकेट दिया जा सकता है। इस तरीके से आवेश को दिया जा सकता है। ठीक है, और आवेश का एक जो पैकेट होता है उसके अंदर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश एक पैकेट के अंदर होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ई से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। यानी कि इसका या तो एक पैकेट होगा या फिर इसका 2 पैकेट होगा, हो सकता है इसका 3 पैकेट हो, 4 पैकेट हो। मान लिया कि n पैकेट आपने आवेश दिया तो किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? Q इज इक्वल टू n ही आवेश आ जाएगा उस वस्तु के ऊपर। ठीक है, इतना आवेश आप किसी भी वस्तु को दे सकते हो। यानी कि आवेश का क्वांटीकरण यदि पूछा जाए डेफिनेशन तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप जब भी किसी वस्तु के अंदर आवेशों का आदान प्रदान होता है तो यह आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है, या फिर आवेश के क्वांटा के रूप में आदान प्रदान होता है, जिसके अंदर आवेश के एक क्वांटा का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये बोर्ड 2015 में पूछा गया था। अगला सवाल ये 2016 में पूछा गया। अगला सवाल है कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। एक कोई भी गतिशील आवेशित कण होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कौन कौन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं वो बेटा मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक आइडिया दे देता हूँ कि यदि कोई आवेश रुका हुआ है, पहला पॉइंट कि आवेश जब स्थिर अवस्था के अंदर है तो वो बेटा एक तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। स्थिर अवस्था में कोई भी आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरा, आवेश गति कर रहा है। अब गति भी उसकी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो नियत चाल से गति कर रहा है और एक हो सकता है परिवर्ती चाल। जब भी वो नियत चाल से गति करेगा तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा।
क्लियर है। और ये का ये नियत चाल से नहीं कर रहा हो, परिवर्ती चाल से गति कर रहा हो, उस कंडीशन में वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके साथ साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित करता है। अब यहां पर बेटा क्या पूछा गया है, उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो, एक तो विद्युत क्षेत्र हो गया और एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था बोर्ड के अंदर। दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम रखने पर। अब सुचालक माध्यम का मतलब क्या हो सकता है, जितनी भी धातुओं की प्लेटों की बात करें हम, यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चा, दो बिंदु आवेशों के मध्य धातु की प्लेट को रखने पर आवेशों के मध्य कार्यरत बल क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो बच्चा यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि देखो, जो किसी भी माध्यम में जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है, देखो परावैद्युतांक का बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, K = होता है F0/Fm होता है। तो यहाँ से मेरे को निकालना है मीडियम के अंदर फोर्स कितना होगा, किसी माध्यम के अंदर F0/K होगा। F0 क्या होता है, निर्वात में लगने वाला बल। Fm क्या होता है, किसी निर्वात के अलावा किसी दूसरे माध्यम के अंदर लगने वाला बल होता है। तो आप निकाल सकते हो, K का मान रख दो परावैद्युतांक। अब धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो आप यहाँ पर K की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो आंसर आ जाएगा Fm = 0। तो इसका आंसर आएगा बच्चा, वो आएगा दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम रखने पर आवेशों के मध्य कार्यरत बल 0 होता है। ठीक है, अगला सवाल जो बच्चा दिया गया वो है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। किसी माध्यम के परावैद्युतांक की डेफिनेशन लिखनी है। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं बच्चा। ठीक है, परावैद्युतांक के मतलब क्या होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो परावैद्युतांक का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दो आवेशों को निर्वात में रखा हुआ है और निर्वात में दो आवेशों के मध्य, जैसे एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, Q1 है और ये आवेश Q2 है और इनके बीच में दूरी R है। दूरी कितनी है बच्चा, R है। ठीक है, और यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो मैं मान लेता हूँ कि F0 है निर्वात के अंदर। ठीक है, जैसे आ गया 100 न्यूटन। कितना आ गया बच्चा, 100 न्यूटन। अब आपने क्या कर दिया, इसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल पानी में डाल दिया आपने। ठीक है, और पानी में उन्हीं दोनों को आवेश को रखा गया है और उतनी ही दूरी पर रखा गया है, और फिर आपने बल पता किया तो जो बल निकल के आ रहा है वो आ रहा है F0 = 20 न्यूटन। कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। यानी कि पानी ने क्या किया, जो निर्वात के अंदर लगने वाला बल था उस बल को 5 गुना से कम कर दिया है। देखो 5 गुना ज्यादा है ना इसके अंदर, है कि नहीं है, यानी कि इसमें 5 गुना से कम हो गया है। तो ये 5 क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी कि पानी का परावैद्युतांक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक से मतलब है कि उस माध्यम के अंदर निर्वात की तुलना में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलम्ब बल है वो कितने गुणा से कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उसका फॉर्मूला कैसे अच्छा बना सकते हो, तो फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो, आप यहां से बना सकते हो। ठीक है, ये जैसे F मीडियम है, वाटर क्या है, एक माध्यम है, तो फॉर्मूला 5 कैसे आंसर आ सकता है बच्चा, देखो आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। F0/Fm, और इसको हम लिखते हैं परावैद्युतांक को K से लिखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा F0/Fm। यहाँ पर 100 रखोगे, यहाँ पे 20 रखोगे, आंसर 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम एक फॉर्मूला और यहाँ पे एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई परावैद्युतांक को हम K से लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल। ठीक है, अच्छे से कर सकते हो। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, और इसका मात्रक कहाँ से आएगा बच्चा, देखो ये क्या है, फोर्स, ये भी क्या है, फोर्स, फोर्स से फोर्स क्या हो गया, कैंसल। यह एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। एक बच्चा एक नोट करके आप और अच्छे से एक पॉइंट बना सकते हो कि सबसे ज्यादा जो बल लगता है दो आवेशों के मध्य, वो सबसे ज्यादा लगता है निर्वात के अंदर। ठीक है, और सबसे कम जो लगता है जीरो फोर्स, वो कहाँ लगता है, वो रखता है यदि दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट को रख दिया जाए या फिर किसी सुचालक माध्यम को रख दिया जाए, तो उनके मध्य लगने वाला बल है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा ये हमारे 8 सवाल हमने डिस्कस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के हिसाब से, और प्रीवियस
जो साल है उसके अंदर भी ये पूछे गए सवाल थे, उनको हमने डिस्कस किया है। हेलो बच्चा, अगला जो हमारा है वो नवा सवाल है, वो है HCl अणु में H+ व Cl आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दूरी दे रखी है आपको, H+ व Cl आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसने बोला कि इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, हमारे को द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमारे को बेटा जो दे रखा है वो एक तो दे रखा है H+ और यहाँ पर दे रखा है एक Cl- दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, वो होता है कोई भी एक आवेश लेना है आपको, H+ लो या फिर Cl- लो। अब यहाँ पर आवेश कितना है, इसके ऊपर प्लस का 1, इसके ऊपर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आवेश कोई भी ले लो, प्रकृति क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, बट आवेश का परिमाण कितना है, इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो आवेश का परिमाण लिखते हैं। अब यहाँ पर जो +1 और -1 है वो बेटा परिमाण नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आवेश का परिमाण 1 है और 1 × 1 एंगस्ट्रॉम दूरी है, सीधा इसको चाप दिया और आंसर करके आएगा और एकदम झक्कास बोला कि हाँ मेरा एकदम सही है। अरे भाई वो खोटा है, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली वो आप जो लिख रहे हो वो आवेश का परिमाण नहीं है, वो उसकी संयोजकता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसके पास में गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पास में जाएगा तो आवेश कितना आएगा, आवेश का एक क्वांटा, एक पैकेट गया है उधर, तो 1.6 × 10⁻19 आएगा ना आवेश। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम इनटू दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना तो आ जाएगा 1 × 10⁻10 और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, वो आएगा 1.6 × 10⁻29 कूलाम × मीटर। ये बेटा आंसर आएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल पूछा गया था। और ऐसा एक मैंने आपको क्लास में, जब मेरा यूट्यूब के ऊपर आप जाकर के मेट्रो मंगल चैनल को सर्च करोगे और वहां पर एक वीडियो डालोगे, आप सर्च करना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक सवाल करवाया, वो NaCl अणु को लेकर के करवाया। उसमें मैंने बता रखा है कि NaCl अणु में Na+ व Cl- आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज है, डाटा चेंज है, न्यूमेरिकल सेम है। क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है यहाँ से। अगला सवाल जो आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि ये आपका जो बोर्ड के पेपर में 100% पूछा जाएगा। गॉस का नियम तो आपको एकदम घोट के जाना है, एकदम यदि घोल के पी के जाना है उसको, ठीक है ना, ताकि आपको इसके अंदर कोई नंबर नहीं कटे। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, गॉस का नियम क्या है, बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है ये गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम है कि यदि कोई भी एक बंद पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा होना चाहिए लाला, बंद होना चाहिए। ठीक है, एक बंद पृष्ठ है हमारे पास में, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी एक आवेश हमने रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0। क्या होता है, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होता है Q/ε0 होता है। अब आपको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, लिखोगे निर्वात में स्थित, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। तो कोई लाला ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आवेश अंदर एक है आवेश, तो हम Q लिख लेंगे। आवेश तो बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं ना, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर कैसा लिखेंगे, तो बेटा लिखेंगे उन जितना भी आवेश होगा उन सभी का आपको योग करना है, सिग्मा Q लिखेंगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा, और ये निर्वात के लिए है। क्लियर है, तो ये गॉस का नियम है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, किसकी वजह से, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। या मैंने इसका अच्छे से डेरिवेशन करवा के रखा हुआ है मेरे YouTube के चैनल के ऊपर ही, आप जाकर के चैनल को सर्च कर सकते हो, वहाँ पे जाकर के आप सर्च करोगे कि एक समान आवेशित तार के कारण जो अनंत लंबाई का है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, तो आपका सीधा सीधा ही आपको उसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने की उसको जरूरत नहीं है। अगला है वो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसका भी मैंने डेरिवेशन करवा रखा है और बहुत अच्छे से करवाया, तो वहाँ पे जाकर के आप इसको भी वीडियो देख सकते हैं। अगला है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो होती है 6.25 × 10⁻⁻⁴
18 आएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE से करेंगे। Q का मतलब आपको कुल आवेश दिया गया है 1 कूलम में, N आपको निकालना है और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको इधर भेजोगे और इसको सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चा, वो निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। बड़ा सिंपल पूछा गया है। अगला सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण कितना होगा। यदि आपके पास में कोई एक समरूप विद्युत क्षेत्र है और उसके ऊपर यदि पूछ लिया जाता है कि कुल बल कितना होगा, तो कुल बल तो बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, कुल बल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। द्विध्रुव के अंदर जो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है उसके ऊपर कुल लगने वाला बल 0 होता है और बल आघूर्ण होता है वो होता है PE sin थीटा। क्लियर है, क्या फॉर्मूला होता है टॉ का, PE sin थीटा। ठीक है, अगला है विद्युत बल रेखा बनाइए। आपको विद्युत बल रेखा बनानी है, किसकी वजह से, Q ग्रेटर देन 0। अब देखो एग्जामिनर आपको घुमा रहा है, वो सीधा भी पूछ सकता था कि धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा बनाइए, लेकिन इसने क्या पूछा, Q ग्रेटर देन 0। मतलब आपको समझना है कि जो आवेश है वो कैसा है, धन आवेश है, और धन आवेश की वजह से जो विद्युत बल रेखा बनती है वो इस तरीके से बनती है, जैसे ये धन आवेश है प्लस Q बाहर की ओर बनेगी ऐसे। ठीक है, ये धनावेश की वजह से हो गया। दूसरा पूछा है Q लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, ऋणावेश, 0 से वैल्यू कम होना, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है। इसकी वजह से बल रेखा क्या होती है, ठीक है, वो आपको बनानी है, यहाँ पे बताना है तो आप बना के बता सकते हो इस तरीके से। माइनस Q आपने बना लिया, अंदर की ओर आवेश है, मतलब बल रेखा क्या होगी, माइनस Q की वजह से अंदर की ओर होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल बना। हाँ, तीसरा सवाल काफी अच्छा पूछा गया कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है, यह क्या सूचित करता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल पूछा गया। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि दोनों आवेशों का टोटल 0 कब आ सकता है, यानी कि दोनों आवेशों का टोटल 0 तभी आ सकता है जब दोनों आवेश बराबर हो और प्रकृति में विपरीत हो। जैसे एक आवेश +4 का है, एक आवेश -4 का है, दोनों का टोटल क्या 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वो दो ऐसे आवेशों की बात कर रहा है जिनका परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है। ऐसे दो आवेशों का जो जोड़ा होता है उसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जैसे ये पूछा गया कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या प्रदर्शित करता है, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 दो आवेशों का ऐसा निकाय है जिनके अंदर परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत है, इन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसने बोला कि इनकी वजह से बल रेखा कैसे बनेगी, ये पूछा गया है। तो बल रेखा कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर बना दो +Q, यहाँ पे बना दो -Q, इनकी वजह से बल रेखा कैसे बनेगी, ऐसे तो बनेगी, प्लस से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है, प्लस से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है, ये बल रेखा बन गई इसकी। क्लियर है, बहुत ही मतलब सिंपल है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि आपको एक समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखा बनानी है। समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका होता है समांतर लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच में लाइनें समांतर बनानी है और इनके बीच में जो गैप है वो बराबर रखना है। यह लाइनें यह प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। दो आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी यदि Q1 Q2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, दो आवेश है हमारे पास में, दोनों आवेशों का हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर 0 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है। मतलब वो दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, वो दोनों आवेश या तो धन आवेश रहे होंगे, या तो दोनों आवेश धन आवेश रहे होंगे, तभी तो धन आवेश और धनावेश का गुणा करेंगे तो आंसर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। या फिर वो दोनों आवेश माइनस के रहे होंगे, तभी तो इनका आंसर माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ही केस के अंदर, ठीक है, या तो दोनों धनावेश होने चाहिए या फिर दोनों ऋणावेश होने चाहिए, तब जाकर के इनका आंसर है वो 0 से ज्यादा आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों धन आवेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, या फिर दोनों ऋण आवेश लेते हो तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा कि दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्लियर है। अब अगले सवाल इसने पूछा कि Q1, हाँ दूसरा सवाल, Q1 Q2 लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है Q1 Q2 लेस देन 0 होने का मतलब यह है कि एक तो आपका धनावेश रहा होगा और एक आपका ऋणावेश रहा होगा, क्योंकि देखो प्लस और माइनस दोनों का गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। इसका मतलब लेस देन 0 आएगा, यानी कि एक आवेश आंसर 0 लेस देन 0 तभी आ सकता है जब एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो और दोनों का गुणा करेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन से प्रकार का बल कार्य करेगा, आकर्षण प्रकार का बल कार्य करेगा। तो ये सवाल हमारा हो गया 14। अगले सवाल पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है बेटा 2kp/r³ और निरक्ष पे जो आता है वो आता है kp/r³। इन दोनों का अनुपात पूछा जा सकता है तो अनुपात आएगा 2:1 आ जाएगा। अगला सवाल महत्वपूर्ण सूत्र जिनके ऊपर आपके आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह है जो यहाँ पर दे रखा है फॉर्मूला, ये दे रखा है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला kq/r²। आपसे आवेश दे दिया जाएगा कि 1 कूलम आवेश है, उसकी वजह से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल है, E = ये फॉर्मूला आप रट के जाओगे, याद करके जाना है। एक सवाल आपके आवेश के क्वांटा से बन सकता है कि बताए किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने उसकी वस्तु के अंदर से निकाले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को आपने दिए हैं। तो इसके ऊपर आपका एक सवाल बन सकता है। एक सवाल आपका यहाँ पर बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर आपका एक सवाल बन सकता है। ठीक है। एक सवाल ये बन सकता है, आपका एक अचालक परत है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है σ/2ε0। ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, एप्सिलॉन आपको पता होता है। सिग्मा की वैल्यू ना दे करके वो आपसे दे सकता है कि देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। आपको Q दे दिया जाएगा, A दे दिया जाएगा, तो Q/A से आप सिग्मा निकालोगे, वो वैल्यू यहाँ पे रखोगे, आंसर आ जाएगा। और एक आपका यहाँ पे बनता है QE = mg। इसके ऊपर भी आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, कि जैसे कि आपके पास में कोई एक आवेशित कोई वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर आपको आवेश दे दिया जाएगा और उसका आपको द्रव्यमान दे दिया जाएगा, उसको हवा के अंदर संतुलित रखना है। ठीक है, हवा के अंदर अदर लटक रही जैसे एक बूंद है, ठीक है, तो उसके लिए कितना विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, QE = mg। जैसे आपके पास में कोई आवेश है Q, ठीक है, ये धन आवेश है और आपने विद्युत क्षेत्र ऐसे लगा के रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर की ओर बल लगेगा QE, ऊपर की ओर बल क्या लगेगा, QE फोर्स लगेगा। लेकिन इसका द्रव्यमान भी तो होगा भाई साहब, इसका द्रव्यमान की वजह से क्या लगेगा नीचे की ओर, mg। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हवा में तभी अदर रख सकता है जब ऊपर की ओर लगने वाला QE बल और नीचे की ओर लगने वाला mg बल दोनों बल क्या हो, बराबर। तो ये वाले फॉर्मूले के बेस पे भी आपका सवाल बन सकता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसके अंदर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आई होप इसके अंदर से आपके 80% आपका कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, और यदि चैनल के ऊपर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उससे क्या होगा कि जितने भी आपके जो दोस्त हैं जिनका बहुत कम प्रिपरेशन कर रखी है, अभी तक हालांकि उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपका शेयर करने से यदि किसी का भला हो सकता है तो आपको शेयर करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।